हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम नेशनल इनकम का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट उसको पढ़ने जा रहे हैं। हम नेशनल इनकम पढ़ रहे थे सीबीएसई क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक हम सब कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब नेशनल इनकम का आखिरी टाइम आ गया है। सर नेशनल इनकम का आखिरी टाइम का मतलब अब हम नेशनल इनकम को कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज का क्लास और नेक्स्ट क्लास को मिलाकर हम नेशनल इनकम का जो बचा खुचा छोटा मोटा टॉपिक है वो सब कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमारा नेशनल इनकम होगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, चलो आज के क्लास में हम एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अब ये करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस क्या है वो तो समझेंगे, लेकिन पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक है, जरूर से डाउनलोड कर लेना और एक नंबर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, वहां पर मैसेज करके तुम ग्रुप में जरूर से ऐड हो जाना। प्लस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक तुम्हें दिया गया है। ठीक है, चलो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस टॉपिक का नाम। अब ये करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस क्या होता है आओ देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एक एग्जांपल के मान लो मैं प्रोड्यूसर हूं, 2010 का डेटा है मेरा और 2024 का डेटा है मेरा। ठीक है, दो डेटा मेरे पास है 2010 एंड 2024। 2010 में मैं यूनिट्स बनाता था 10,000 यूनिट्स बनाता था और उस टाइम पे प्राइस चल रहा था 10 रुपए। तो टोटल रेवेन्यू मेरा कितना हो जाता था 1000 इंटू 10 मतलब 10,000 रुपए का रेवेन्यू मेरा होता था। कब? 2010 में। अब 2024 आया, यूनिट्स में कितना बनाता हूं? वही 10,000 यूनिट्स बनाता हूं, वही 10,000 यूनिट्स ही बना रहा हूं। सॉरी 1,000 यूनिट्स, मैं पहले 1,000 बनाता था ना, अभी भी 1,000 ही बना लूंगा। यूनिट्स कितना था 1000। प्राइस क्या चल रहा है? प्राइस अभी हो गया है 100 रुपए पर यूनिट। मेरा रेवेन्यू कितना है 1 लाख रुपए और मैं दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं कि मैं अपना प्रोडक्शन को 10 टाइम्स कर दिया हूं। मैं इतना ग्रो किया हूं कि मेरा रेवेन्यू 10 टाइम्स हो गया, मेरा प्रोडक्शन 10 टाइम्स हो गया है। पहले मैं 10,000 का माल बेचता था, अब मैं 1 लाख का माल बेच रहा हूं। देख रहे हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? क्या रियलिटी में मैं कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया हूं? क्या तुम्हें लगता है रियलिटी में मेरा कोई प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है? नहीं। रियलिटी में तो जो 1000 में पहले बना रहा था अभी भी मैं वही 1000 बना रहा हूं। मतलब इन 14 इयर्स में मेरा जो इंक्रीमेंट है वो 0 है पूरा। पहले भी 1000 यूनिट बना रहा था, आज भी 1000 यूनिट ही बना रहा हूं। प्राइस इंक्रीज हो गया, तो क्या प्राइस में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है? क्या प्राइस को इंक्रीमेंट करने में इन्फ्लेशन जो हुआ, प्राइस बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है? नहीं है। तो मैं क्यों चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं मेरी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ? अच्छा चलो एक काम करते हैं, ये प्राइस का इंपैक्ट को हटा देते हैं और चेक करते हैं। 1000 यूनिट वही 10 रुपया यूनिट, क्योंकि मैं प्राइस का इंक्रीमेंट को हटा दिया। प्राइस 90 रुपए से इंक्रीज हुआ था, मैं क्या किया वही ओल्ड प्राइस ले लिया। मेरा प्रोडक्शन कितना, रेवेन्यू कितना 10,000 रुपीज। पहले मेरा 10,000 था, आज भी मेरा कितना आ रहा है 10,000 आ रहा है। तो क्या मैं कोई इंक्रीमेंट किया हूं? क्या मेरी वजह से कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ मेरी वजह से। तो इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। दिस इज करंट प्राइस और ये है कांस्टेंट प्राइस। तो करंट प्राइस ज्यादा अच्छा, कांस्टेंट क्या अच्छा? कंपैरिजन के लिए हम हमेशा क्या लेंगे, करंट कांस्टेंट प्राइस को लेंगे। मतलब बेस ईयर का जो प्राइस है उसी प्राइस को लेंगे। हाँ यूनिट हम नया लेंगे। अगर मैं मान लो 1000 की जगह 1100 प्रोडक्शन कर रहा हूं तो 1100 इंटू 10 11,000 रुपए मेरा होगा। मैं यूनिट जो लूंगा वो नया लूंगा, क्योंकि यूनिट अगर इंक्रीज हुआ है तो इसमें मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेरी वजह से जीडीपी में इंक्रीमेंट आया है। लेकिन अगर यूनिट इंक्रीज नहीं हुआ, सिर्फ प्राइस का इंक्रीमेंट है, तो उसमें मेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, इस वजह से हमें नेशनल इनकम करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस दोनों में मेजर करना पड़ता है, ताकि हम पता लगा सकें रियलिटी में कितना इंक्रीमेंट हुआ। क्योंकि प्राइस इंक्रीज करके तो कोई भी इंक्रीमेंट कर लेगा अपना जीडीपी का।
क्या प्राइस इंक्रीमेंट करना और उस वजह से जीडीपी को बढ़ाना, क्या ये सॉल्यूशन है इकोनॉमी के लिए? ऑब्वियसली नहीं है। इस वजह से हमें चेक करना पड़ेगा रियलिटी में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, आ जाओ, दो टॉपिक पढ़ेंगे, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट द प्राइसेस ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का जो प्राइस है उसमें हम लोग मेजर करेंगे, तो इसको बोलेंगे नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, मेजरमेंट ऑफ इंडिया नेशनल इनकम ऑफ 2018-19 एट द प्राइसेस ऑफ 2018-19। प्राइस हम करंट ईयर का ही लेंगे तो उसे हम बोलेंगे नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस क्या होगा? इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट अ बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर का मतलब जहां से हमें कंपैरिजन करना है। अगर मुझे 2010 से कंपैरिजन करना है तो मैं बेस ईयर लूंगा 2010 को। अगर मुझे 2015 से कंपैरिजन करना है तो मैं 2015 से लूंगा। गवर्नमेंट कौन सा ईयर को लेता है? गवर्नमेंट अभी फिलहाल 2011-12 को अपना बेस ईयर मानकर चलता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट जितना भी एनालिसिस करता है वो 2011-12 को अपना बेस ईयर मानता है। ठीक है, और वो सारा कंपैरिजन 11-12 के प्राइसेस के बेसिस पर ही करता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Why do we measure national income at the price of base year? तुम बताओ, बेस ईयर के प्राइस में क्या मेजर करना जरूरी है? यस, ताकि हमें रियलिटी पता चले कि एक्चुअल में इंक्रीमेंट हुआ है या एक्चुअल में इंक्रीमेंट नहीं हुआ। देखो, the need for estimating national income at constant price arises because national income at current price may give misleading picture. अगर हम करंट प्राइस में मेजर करेंगे तो हो सकता है हमें गलत इंफॉर्मेशन मिले। कैसे गलत मिलेगा? देखो, दो अभी जैसे हम बात किए कि यूनिट तो वही 1000 है लेकिन प्राइस कितना हो गया 100, तो हमें लग रहा है कि मेरा आउटपुट कितना है 1 लाख का है। 2010 में मेरा आउटपुट होता था 10,000 का, अभी मेरा आउटपुट कितना है 1 लाख का, तो मुझे लग रहा है कि मेरा आउटपुट 10 टाइम्स बढ़ा है। क्या सच में बढ़ा है? नहीं, 10 टाइम्स तो प्राइस बढ़ा है। ठीक है, पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इफ द प्राइसेस आर कंटिन्यूअसली राइजिंग और फॉलिंग विथ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, nominal national income may create a false sense of economic growth. ठीक है, हाँ चलो चलते हैं आगे। ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इनटू कांस्टेंट प्राइस। अगर हमें करंट प्राइस में दिया है तो हम उसे कांस्टेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर कांस्टेंट दिया है तो हम करंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम यूज करते हैं एक फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला का नाम है ये रहा, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये डेटा जो है इसमें देखो, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस तुम्हें निकालना है और तुम्हारे पास करंट प्राइस दिया हुआ है और साथ में तुम्हें क्वेश्चन में एक प्राइस इंडेक्स दिया रहेगा। प्राइस इंडेक्स बेसिकली क्या होता है? बेस ईयर के प्राइस के मुकाबले करंट ईयर के प्राइस में कितने टाइम्स का फर्क है, वो एक इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करके देता है। क्लास 11th में तुम अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़े हो तो वहां पर इंडेक्स नंबर पढ़े होंगे और इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट होता है वो भी तुम पढ़े होंगे। ठीक है, तो हमें प्राइस करंट प्राइस इंडेक्स देगा इनटू 100, फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमें मिल जाएगा हमारा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। और वहीं पर अगर ऑपोजिट दिया है, मान लो तुम्हें कांस्टेंट दिया है, करंट निकालना है, तो करंट को एक्स ले जाना और सारे सेम फॉर्मूला में पुट करना, एक्स का वैल्यू निकाल देना, करंट प्राइस भी तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, पढ़ते आओ। प्राइस इंडेक्स इज एन इंडेक्स नंबर विच शोज the change in price level between two different time periods. It indicates whether a rise or a fall in national income from one year to another year is real or not. अब फॉर्मूला में हम क्या लगाएंगे? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इक्वल्स टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। एक एग्जांपल नीचे है, इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। आ जाओ फटाफट से। सर क्या ये सब टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ, एग्जाम में छोटा मोटा क्वेश्चन अक्सर यहां से आता है। आज का क्लास और जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, दोनों क्लास को मिलाकर छोटा मोटा बहुत सारा टॉपिक एग्जाम में आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ प्राइस इंडेक्स फॉर द करंट ईयर इज 150 एंड नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज 1,50,000 करोड़, देन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या होगा? करंट प्राइस में कितना है? 1,50,000 करोड़ डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 150 इंटू 100।
तो आंसर कितना आ जाएगा 1,00,000 करोड़। इतना सिंपल है, बताओ। दो चीज दिया है, तीसरा चीज निकालना है, फॉर्मूला में पुट करना है। बच्चे लोग करते हैं क्लास 7-8 के, वही चीज अप्लाई करना है, और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ। डिफरेंस बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, देखो फटाफट से देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला मीनिंग, करंट प्राइस में हम क्या निकालेंगे, नेशनल इनकम लेंगे करंट, अभी जो रेट चल रहा है, प्राइसेस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइसेस। करंट ईयर के प्राइसेस में हमें मेजर करना है। और वहीं पर कांस्टेंट प्राइस का बात करें तो वही गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड एट अ प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, हमें वहीं पर ये बेस ईयर के प्राइस में मेजर करना है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कौन सा ज्यादा बेटर है, कौन हमें ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को शो करता है। करंट प्राइस हमें गुड डेवलपमेंट शो नहीं करता, इट इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन कांस्टेंट प्राइस सबसे बेस्ट मेजर होता है, मतलब ये बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। क्योंकि करंट प्राइस में क्या प्रॉब्लम है ना, इन्फ्लेशन है। हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट जनरेट नहीं हुआ, प्राइस अगर इंक्रीज हो गया तब भी ये इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन कांस्टेंट प्राइस इंक्रीज होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तभी इंक्रीज होगा जब तुम्हारा आउटपुट इंक्रीज होगा। तो ये ज्यादा अच्छा मेजर होता है हमारे नेशनल के इकोनॉमिक के ग्रोथ का। ठीक है, कॉजेस ऑफ चेंज, यहां पर प्राइस और क्वांटिटी दोनों की वजह से चेंज होता है। प्राइस इंक्रीज हो गया तब भी करंट प्राइस चेंज, करंट वाला इंडेक्स नेशनल इनकम चेंज हो जाएगा, क्वांटिटी बदल गया तब भी चेंज हो जाएगा। और वहीं पे बेस ईयर को लेकर किए हो तब सिर्फ क्वांटिटी की वजह से होगा, प्राइस की वजह से कोई भी इंपैक्ट यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट दो तीन छोटा छोटा और पॉइंट है। कंपैरिजन, कौन सा ज्यादा अच्छा है, इट इज सुटेबल टूल फॉर कंपेयरिंग द नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर्स। अगर हमें अलग अलग ईयर का कंपैरिजन करना है तो हम करंट प्राइस के लेंगे। इट इज जनरली यूज फॉर नेशनल इनकम, कंपेयरिंग द नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर्स। अच्छा, ये क्या होता है ना, ये ज्यादा अच्छा होता है अलग अलग कंट्री को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, यहां पे तो डिफरेंट ईयर्स का डेटा को हम लिखे हैं, सुटेबल है। ये सबसे बेस्ट मेजर होता है कांस्टेंट प्राइस। अगर हमें अलग अलग कंट्री का मेजरमेंट करना है, क्योंकि अलग अलग कंट्री में तो चीजों का प्राइस अलग अलग होगा ही होगा, क्योंकि यहां पर इंडियन करेंसी चल रहा है, कहीं पर डॉलर चल रहा है, कहीं पर यूरो चल रहा है। तो उस केस में कंपैरिजन हमें करंट प्राइस से ही करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर्मूला करंट प्राइस इंटू करंट क्वांटिटी, और ये होगा बेस ईयर प्राइस इंटू करंट क्वांटिटी। ठीक है, आखिरी ऑल्टरनेटिव नेम, इट इज नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम, और ये होता है हमारा रियल नेशनल इनकम। ये नाम याद रखना। नेक्स्ट क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा ये नॉमिनल और रियल के बारे में ही पूरा का पूरा हमारा क्लास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास क्या, चलो आज ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, आज ही पढ़ लेते हैं नॉमिनल और रियल के बारे में। आ जाओ, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। ठीक है, देखो अब नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलता है, नॉमिनल जीडीपी सर करंट प्राइस से निकलता है। एक सेकेंड, नॉमिनल जीडीपी जो निकलता है वो करंट प्राइस से निकलता है, और करंट नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस लिखा हुआ है, करंट प्राइस से निकलता है। और रियल जीडीपी जो निकलता है वो बेस ईयर के प्राइस से, मतलब कांस्टेंट प्राइस से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ सेम ईयर, then it is called nominal GDP. Or when GDP is estimated on the basis of the price of base year, then it is known as real GDP. तो रियल और नॉमिनल जीडीपी के बीच का कंपैरिजन हमें अभी आखिरी में दिया हुआ है। आ जाओ, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, दोनों का कंपैरिजन। रियल जीडीपी इज मोर देन नॉमिनल जीडीपी, होगा ही होगा, बिकॉज रियल जीडीपी हमेशा ज्यादा होगा। रियल जीडीपी इज मोर देन नॉमिनल जीडीपी। अच्छा, कब होगा रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा, कब होगा, कब होगा बताओ, व्हेन करंट प्राइस इज लोअर देन बेस ईयर प्राइस। अगर प्राइस फॉल कर गया तो बेस ईयर का जो क्वांटिटी और प्राइस मल्टीप्लाई किए वो ज्यादा होगा, करंट ईयर वाला कम होगा। तो रियल जीडीपी कम कब होता है, प्राइस लेवल ऑफ बेस ईयर इज मोर देन द प्राइस लेवल ऑफ करंट ईयर। जब करंट ईयर का प्राइस ज्यादा होता है, बेस ईयर का प्राइस कम होता है। तो बेस ईयर का प्राइस ज्यादा होता है, करंट ईयर का प्राइस कम होता है। तो यहां पर बेस ईयर इज लेस देन करंट ईयर। ठीक है, दोनों इक्वल कब होगा,
जब बेस इज इक्वल टू करंट होगा, और रियल जीडीपी कम कब होगा, व्हेन करंट इज मोर देन बेस। ठीक है, तो तीन केस है। रियल जीडीपी कभी कभार ज्यादा होता है और जनरली ऐसा कभी होता नहीं है कि रियल जीडीपी ज्यादा हो। रीजन, इन्फ्लेशन तो हर साल हो रहा है ना, तो अगर हर साल इन्फ्लेशन हो रहा है तो उस केस में रियल जीडीपी कभी भी ज्यादा नहीं होता है, हमेशा नॉमिनल ज्यादा होता है, रियल कम होता है। वहीं पर बात करें तो हम लोग दोनों इक्वल कब होंगे, जब दोनों का प्राइसेस बेस ईयर और करंट ईयर में प्राइस बदला ही नहीं, सेम प्राइस है। और दोनों में से रियल कब कम होगा, नॉमिनल कब ज्यादा होगा, जब करंट ईयर का प्राइस बेस ईयर के प्राइस के मुकाबले ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है नॉमिनल एंड रियल का कंपैरिजन। आते हैं आगे, विच इज बेटर, कौन सा बेटर है बताओ, नॉमिनल जीडीपी ज्यादा अच्छा है या रियल जीडीपी ज्यादा अच्छा है? कंपैरिजन अगर करना है, तुम्हें एनालिसिस करना है तो रियल जीडीपी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, देखो रियल जीडीपी इज बेटर टू कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। पहला, रियल जीडीपी अच्छा है, क्यों अच्छा है, देखो पहला रीजन है रियल जीडीपी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल आउटपुट ओनली। क्योंकि रियल जीडीपी सिर्फ क्वांटिटी के वजह से चेंज होता है, प्राइस की वजह से चेंज नहीं होता है, इस वजह से रियल जीडीपी हमारा ज्यादा अच्छा होता है। सेकेंड, ऑन द अदर हैंड nominal GDP can increase even without any increase in the physical output as it is affected by change in prices। nominal GDP अच्छा नहीं है बिकॉज उसमें प्राइस का इंपैक्ट है। अगर प्राइस बदल गया, क्वांटिटी उतना ही है, सिर्फ प्राइस बदल गया तब भी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, रियल जीडीपी इज बेटर मेजर टू मेक पीरियोडिक कंपैरिजन इन द फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिफरेंट ईयर्स। अगर हमें डिफरेंट ईयर का कंपैरिजन करना है तो हम रियल जीडीपी को लेकर कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, रियल जीडीपी फैसिलिटेट इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री भी हमें मेजर करना है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी को बहुत बार यूज करते हैं, लेकिन बेटर मेजर इज रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में बिकॉज प्राइसेस का इंपैक्ट नहीं होता है। तो तीन बेनिफिट हमें अभी तक रियल जीडीपी का मिल चुका है। देयरफॉर रियल जीडीपी इज बेटर देन नॉमिनल जीडीपी एज इट ट्रूली रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। तो एग्जाम में ये 3 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है कि क्यों रियल जीडीपी ज्यादा अच्छा है, वो तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए ये 3 रीजंस लिखने पड़ेंगे। पहला तो रीजन हो गया कि ये सिर्फ क्वांटिटी से चेंज होता है, प्राइस के वजह से नहीं बदलता है। दूसरा, अलग अलग ईयर का कंपैरिजन में रियल जीडीपी ज्यादा अच्छा है, अलग अलग कंट्री का कंपैरिजन में भी हम रियल जीडीपी को यूज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। चलो एक काम करते हैं, यहां से हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। हम यहीं पर एक बार के लिए आज स्टॉप करते हैं। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।